भाई गुड आफ्टरनून, लवली संडे आफ्टरनून। आप लोगों का स्वागत। वेव ऑप्टिक्स जेई नीट लेक्चर नंबर 1। आज वेव फ्रंट वाला आइडिया देखेंगे, हाइगन्स का प्रिंसिपल देखेंगे एंड देन वील सी इंटरफेरेंस एंड उसके काफी सारे इक्वेशंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज का कार्यक्रम यही है। द फर्स्ट थिंग, वेव ऑप्टिक्स एज वी ऑल नो, बोर्ड के लेक्चर में काफी डिटेल में हमने सब डिस्कशन किया था। The branch of optics in which light is thought to propagate in the form of waves was called wave optics. Last chapter में ray optics में हमने देखा light propagated in the form of particles, in form of rays, straight lines. That was the ray optics idea. So the first idea started with wavefront. What is wavefront? It's an imaginary surface. For example, अगर मेरे पास ये linear source of light है and इसमें मैं 3 से 4 सोर्सेज बनाता हूं लाइट के। इतना अच्छा भी सोर्स नहीं है बट ठीक है यार, अपने काम के लिए चलेगा। एंड इसमें से जो वेव्स निकल रही है, यू अग्री ऑल वेव्स विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम वेवलेंथ एंड ऑफ कोर्स द सेम फेज। सो दीज आर 4 waves which are being emitted by the sources. If I will try to mark those points which have, let us say, a phase of 180 degree, ये 0 है तो ये 180, 180, 180, 180. And if I were to join them by a straight, line or something, this straight line, actually line दिख रही है but it's a plane. I'm sure you understand because this source might be like this. So बहुत सारे particles होंगे and light इस तरह जा रही होगी. So this might be a plane. This imaginary surface which contains those points, connects those points which have the same phase, is called a wave front. And because it is a plane, we call it a plane wave front. On the other hand, अगर मेरे पास एक बल्ब होता, spherical source of light, ये diagrams बहुत देखे आपने, and they will give out light waves in all directions. This is a 2-dimensional diagram, but light 3-dimensionally निकलती है। And I were to join those points which have the same phase, it would be something like this. My goodness, lovely. ये एक्चुअली सर्कल जैसा नजर आ रहा है क्योंकि 2-dimensional है, but it is like this हर जगह से 3-dimensional. So this is what we call a spherical wave front. पब्लिक बोल रही है सर हमको पता है, हमने वेव ऑप्टिक्स में इसको काफी विस्तार में देखा। बिल्कुल, नो डाउट। सो अच्छा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे जाकर लंबे डिस्टेंस पे प्लेन हो जाता है। आपको देखना है तो आप एक छोटी लाइन को पकड़ के देखो, ये लाइन को देखो सिर्फ। Isn't this a straight line? So a spherical wave front at a very large distance becomes a plane wave front. Okay. Then we talk about Huygens principle. What was Huygens principle? Huygens principle ये कहता है कि नया वेव फ्रंट कैसे बने। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, दिस वाज द प्राइमरी वेव फ्रंट, और उस पे ये भी जो भी सारे पॉइंट्स हैं, दे नाउ बिकम सोर्सेस, एंड वो खुद में से छोटी वेवलेट्स निकालते हैं। दिस पार्टिकल बिहेव्स लाइक दिस, बिहेव्स लाइक अ बल्ब। पीछे की डायरेक्शन में नहीं निकालता, आगे की डायरेक्शन में निकालता है। एंड ये भी इसी तरह। एंड ये जो भी छोटे छोटे वेव फ्रंट्स मैंने बनाए हैं, मैंने सिर्फ 2 ही बनाए, उन सबको टेंजेंट मार दूं, वो लुक्स गुड, देन दिस टेंजेंट गिव्स अस द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेम हियर, सेम टू सेम, कोई नई बात नहीं। हमें कहना था जो भी, वो तो हम यूं ही कहते, मगर अच्छा गाना था। सो ये सारे सोर्सेस बन गए और अपने में से ये वेव्स निकालने लगे। अच्छा है, निकालो। ये बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसने भी चीजें निकालना शुरू कर दिया। लाइफ में ऐसे ही चलता है। वो एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इन सब वेव फ्रंटों को मारूंगा। क्या मारना है मेरे को? टेंजेंट। ओ, आई होप दिस टेंजेंट वर्क्स द वे आई वांट इट टू वर्क। वाह, लवली। और ये बन गया मेरा, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट था,
ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। एंड इसी आइडिया से हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन किया। इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द पॉलिश सरफेस, ये वेव फ्रंट आया, टिक, एट टाइम t इक्वल टू 0 ये यहां टच कर रहा था, दिस बिकेम द सोर्स, इसने वेव्स निकालना शुरू किया, तब तक ये नीचे जा रहा है, ये रहा टेंजेंट, और अब ये ऐसा जाएगा। सो ये A1, ये J1, रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट के जरिए एक्सप्लेन हो गया। नॉट ओनली दैट, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया, आया ठक, because the velocities were different in both the media, as a result वो बेंडिंग का असर नजर आता था। थियोरेटिकल आइडियाज है, जेई नीट में ज्यादातर इन आइडियाज को सिर्फ जानना जरूरी है, हमको प्रूफ कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी प्रूफ्स वगैरह हमने सब कुछ ये देखा हुआ है। सो दिस इज द आइडिया। मेजॉरिटी क्वेश्चंस अगर जेई नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं तो दैट इज फ्रॉम द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज इंटरफेरेंस। आप चाहते हो मैं रिफ्रैक्शन के डायग्राम बनाऊं, रिफ्रैक्शन वाला? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, एंड इस मीडियम में इसकी स्पीड थी v1, सो दिस इज v1t या v1 टाउ वटेवर, और ये बन गया सोर्स, दिस वाज p एट t इक्वल टू 0, दिस इज q एट t इक्वल टू 0, और अब ये यहां आएगा और यहां से वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा, एंड लेट अस से v2t का लेंथ कवर कर लेता है, एंड एज अ रिजल्ट ये रहा मेरा टेंजेंट। ओके, दिस इज v2t, एंड दिस, इफ दिस वाज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और इधर से ही हमको सब एंगल वगैरह सब पता चला कि साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इज n2 बाई n1 इन शॉर्ट्स, एंड वी प्रूव्ड इट ऑल। सो ये ऐसा आया ठक, बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है, तो ठक ये रिफ्रैक्शन। अगर ये मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये ऐसा चला जाता, बट इस तरह ये रिफ्रैक्शन वाला फंडा आ गया है। सो this was the ideas of reflection and refraction which were explained using Huygens principle. Okay, and now my most favorite idea, interference. Interference जैसा कुछ नहीं दोस्त, ट्रांसमिशन सही हो रहा है ना, you are able to hear and understand everything, everything is good, network is fine, I hope. Yes, I hope it's fine because nobody's saying nothing. Yes, sir. Okay, chalo, that's good, that's good. Okay, I'll roll this. One of the most important diagrams, दो sources, S1 ये S2, और ये दोनों लाइट वेव्स दे रहे हैं जो यहां पॉइंट P पे इंटरफियर होनी है। वह वेव बना सकता हूं पर मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। S1 and S2 are two sources which are giving out light waves which are interfering, which are meeting at point P. इंटरफेरेंस का मतलब फाइनली तो सुपरपोजिशन ही होता है। सुपरपोजिशन is what? I hope you remember the principle. When two or more waves meet at a point, the resultant displacement at that point is equal to the vector sum. Keyword is vector sum of the displacements due to the individual waves. तो ये सारी स्टोरी वगैरह को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं कि मेरे पास दो वेव्स हैं और एक का एम्पलीट्यूड लेट अस से A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड लेट अस से A2 है, एंड इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, let the phase difference between both the waves is phi. Okay, हमको डेरिवेशन में नहीं उतरना, हमको सीधी रिजल्ट की बात करनी है। तो what will be the amplitude of the wave at point P? The amplitude at point P, ladies and gentlemen, one of the most important equations I guess here. तुम अगर डेरिवेशन चाहते हो तो डेरिवेशन वुड बी y1 is a1 cos omega t,
y2 is a2 cos ओमेगा t प्लस फाइव, एक cos ओमेगा t है, दूसरा cos ओमेगा t प्लस फाइव है, दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस है. ओके, सो एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का a2 है. पैरेललोग्राम लॉ के जरिए दो एम्पलीट्यूड के वेक्टर का हमको मिल जाता है आइडिया. एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P is a square is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. ये कितना आगे जाएगा ये इक्वेशन आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आपने इसका यूज होते हुए देखा ही नहीं. हमने जब बोर्ड के लिए ये किया था, वी डिड नॉट हैव एन आइडिया कि इसको कहां कहां यूज करें, क्योंकि कोई ज्यादा यूज आया ही नहीं है, बट इसमें काफी यूज आएगा. सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर a स्क्वायर is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Everybody knows that intensity is square of the amplitude proportional to. We know intensity proportional to amplitude का square. अर्थात I proportional to a square. So if I is proportional to a square, then do you agree I1 will be proportional to a1 square and I2 will be proportional to a2 square? तो इस इक्वेशन के जरिए I can write the resultant intensity at point P. The resultant intensity at point P is, lovely equation round the clock here, I is I1 plus I2 प्लस 2 रूट I1 I2 थोड़ा सा cos phi. वो लवली. ये दो इक्वेशन ने तो जन्नत खड़ी कर दी थी. एंड हमने बोर्ड के लेक्चर्स में भी इसके साथ काफी खेल खेला, काफी इनके साथ तालमेल हुआ अपना. तो अपने को ये भी जानना जरूरी है कि इनको कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, मैं जो भी कुछ किया था वो फिर से एक बार आपको आइडिया दे ही दूंगा, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज आई नीड टू यूज इट हियर. सो बट दीज टू इक्वेशंस पीपल, कुछ भी भूल जाओ, कोई चीज याद ना रहे, कोई टिप याद ना रहे, ये दो इक्वेशन कतई मत भूलना. एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. I is I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. भूलना नहीं. ओके, नाउ अब मैक्स एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं. नई बात आई, मैक्स एम्पलीट्यूड एंड thus मैक्स इंटेंसिटी इज व्हेन cos phi is how much? 1. भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना महाराज. तो अगर मैं 1 डालूं यहां पे, तो व्हाट विल बी a max का स्क्वायर? Won't it be a1 square plus a2 square plus, ये तो 1 हो गया, 2a1 a2. Well, I would seriously suggest कि आप एक पेपर और बुक, पेन और बुक लेके बैठे, एंड एटलीस्ट जो भी मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख रहा हूं, you tend to write that in your book, please. Isn't this a1 plus a2 the whole square? And as a result, if a max square is a1 plus a2 the whole square, दोनों के ऊपर से स्क्वायर का आइडिया हटाते हुए, so a max is a1 plus a2. Keep these in mind, people, keep this in mind. And I think I'll take this much off. And if you are looking carefully, how much do you think will be the maximum intensity? मैं यहां तक इक्वेशन तक का उड़ा देता हूं. इक्वेशन जरूरी है. ओके, सो भाई ए मैक्स मिल गया है, ए मिन चाहिए. व्हाट विल बी ए मिन? मिनिमम एम्पलीट्यूड इज व्हेन, भाई कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1. वैसे एक्चुअली मैक्सिमम होती है, बट दूसरे डायरेक्शन में, तो -1 यहां लगा दो. मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं. सो ए मिनिमम स्क्वायर a1 square plus a2 square minus, and but of course this becomes a1
minus a2 the whole square, and as a result a minimum amplitude is a1 minus a2. And somebody, if they ask you I max and I min, now I max proportional to a max square, and how much is a max? A1 plus a2, so proportional to a1 plus a2 the whole square, and I min proportional to a min square, which is proportional to a1 minus a2 the whole square. So ये बहुत ही जरूरी चीज है, ओके ये याद रखना हमेशा. तो I max proportional to a max square, which is proportional to a1 plus a2 the whole square. I min proportional to a min square, which is proportional to a1 minus a2 the whole square. अब हम कोहिरेंट और नॉन कोहिरेंट सोर्सेस को डिस्कस करेंगे. यहां तक हमने बेसिक जनरल इक्वेशन लाके खड़ा कर दिया, and we are going to talk about coherent and non-coherent sources. You just have a look at this. Okay, I can take this off now. Okay. अच्छा भाई, एक बात बहुत जरूरी याद रखिएगा कि cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. मैथ्स वालों को अंदाजा होगा, ये बायो वालों को ध्यान रखना पड़ेगा. cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1, and if you want one more equation, it is 1 minus 2 sin square theta. But ये equation जरूरी है. We might be able to use them as and when time permits us, but फिलहाल इतना ले लो. Okay, I'm going up. अगर दो waves ऐसे मिलते हैं at that point P, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, देन दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड अगर दो वेव्स ऐसे मिलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को काट डालते हैं, टोटली आउट ऑफ फेज, देन दैट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बट ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब सोर्सेस कोहिरेंट हो. अगर दो सोर्सेस नॉन कोहिरेंट हो तो ओके, नॉन कोहिरेंट वाले को पहले ले लेते हैं. नॉन कोहिरेंट सोर्सेस. So first let's define what are non-coherent sources. If both sources have different frequencies, दोनों की frequencies जो emission of light waves है वो different है, different frequencies and different phase, phase difference भी अलग है. Phase difference is also changing. Phase difference is also not constant. Then such sources are called non-coherent sources. And because इनका phase difference is changing with time, तो the average of the cos phi, phi में टाइम का भी टर्म आ जाएगा, and as a result the average over the whole cycle will be equal to 0, and thus resultant intensity, amplitude तो अभी छोड़ ही दो, जरूरत नहीं है उसकी. Resultant intensity I will be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, ना cos phi की जगह 0, and as a result what is your final intensity at that point? It is simply I1 plus I2. There is no change happening. कहीं bright कहीं dark ऐसा कुछ नहीं है. Okay, साधारण constant intensity I is equal to I1 plus I2. No changes anywhere. ये तो दो sources हैं. अगर n sources होते, for n sources, n sources as in दो से ज्यादा sources हों जो light waves emit कर रहे हो और किसी point पे non coherent है और किसी point पे intensity की जरूरत है, resultant intensity, sources नहीं लिखते, non coherent sources लिखते, non coherent sources. The resultant intensity simply I1 plus I2 plus tak plus IN, easy peasy Japanesey. ओके, सो जैसे यही इक्वेशन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये दो सोर्सेस के लिए था I1 plus I2,
n sources हो तो I is I1 plus I2 plus tak 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 plus IN. So this was non-coherent sources. Now with non-coherent sources out of the game, we'll talk entirely about, that is what even Young said, कि हम non-coherent sources में हमको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसकी वजह से कोई पैटर्न पैदा नहीं होता. हमको इंटरेस्ट है कोहेरेंट सोर्सेज में, बिकॉज पैटर्न पैदा होते हैं अलग अलग पॉइंट पे सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से. तो कोहेरेंट सोर्सेज में जो पैटर्न पैदा होते हैं, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मिनिमम इंटेंसिटी होती है, उसका क्या इक्वेशंस है क्या नहीं. सो वी वांट टू टॉक अबाउट, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर द ड्रम रोल्स, कोहेरेंट सोर्सेज. सो सोर्सेज, लेट्स फर्स्ट डिफाइन देम. Sources that emit light waves of same frequency and the phase difference is also constant, and constant phase diff जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता जी, phase difference are called coherent sources. Okay. हमारा इक्वेशन फॉर इंटेंसिटी तो जग जाहिर है, दिन दुनिया जानती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. I will try to find out an equation for resultant intensity due to two coherent sources, and as a general term, as a general idea, as an idea, I'll take both intensities also be same. So let I1 is equal to I2 is IO. Now this is a very, this idea is only limited to certain things, but अगर तुम्हारी दोनों इंटेंसिटीज अलग है और फिर तुम फाइंड करना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जनरल इक्वेशन तो है ही हमारे पास. ये इक्वेशन तो आया ही है, ये यूज करने के लिए ही बना है. पर अगर तुमको कहीं पे पता चले कि दो सोर्सेज सेम इंटेंसिटी की हैं, तो क्या करे, वो ये आइडिया शुरू होता है अब. सो let's rock and roll. I1 भी आयो, I2 भी आयो, तो आयो प्लस आयो 2 आयो, ये हमने डिराइव भी किया था. आयो का रूट आयो, एंड ये 2 आयो को कॉमन लेके 1 प्लस कॉस फाइव. भाई पीछे हमने इक्वेशन दे मारा है 1 प्लस कॉस फाइव के लिए. ये रिमेंबर cos 2 थीटा वॉज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये -1 को ये तरफ ले लिया. ठीक है, लिख देता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये 2 थीटा की जगह, ये सेम ही इक्वेशन है, 2 थीटा की जगह 5 है, तो यहां थीटा की जगह क्या आएगा 5/2. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन हियर. सो I इज 2IO ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर 5/2, एंड एज अ रिजल्ट मेरा फाइनल इक्वेशन क्या है महाराज, 2 जा 4 आयो रे आयो 4 आयो. वाह, लवली, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया. ओके, सो ये आ गया इक्वेशन. अब हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ओके, देख लो पहले इक्वेशंस. ओके, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. भाई सर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? आई एम श्योर यू वोंट आस्क मी दैट, having spent a lot of time on these things. When two sources meet at a point and create max intensity, pattern appears bright, such interference is called constructive interference. So the superposition takes place in such a way कि crest से crest या trough से trough मिले, max amplitude और max intensity मिले. So intensity is max and pattern is bright. और ये कब होता है? जब ये आपका फेज डिफरेंस ये इस तरह की वैल्यू ले ले कि ये 1 हो जाए. दिस कॉस्ट टर्म बिकम्स 1, तब जाके इंटेंसिटी मैक्स होती है. सो हियर cos square 5/2 becomes 1. वाओ, एंड एज द रिजल्ट इंटेंसिटी I max कितनी हो जाएगी जी? 4 आयो.
तो इसके लिए जो फेज डिफरेंस फाई है वो क्या होना चाहिए? हियर phi has to be how much? What has to be the phase difference? You know, this is the most important idea. Phase difference. Anybody remembers this? कितना होना चाहिए? 2n pi. वो टेबल याद है? नहीं याद? भाई याद है कि नहीं याद है यार? हैं? इक्वेशन 1 नहीं है, ये इक्वेशन 3 है. Where n can be 0, 1, 2, टक टक टक. So phase difference कितना होना चाहिए? ये n को 0 लगाओ, 0, 1 लगाओ, 2 pi, 2 लगाओ. So जब तुम्हारा phase difference होता है 2n pi, तब जाके इंटेंसिटी हो जाती है मैक्स, पैटर्न हो जाता है ब्राइट. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऑल्सो आई एम श्योर यू नो, मैं ये सब उड़ा रहा हूं, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था. एवरीबॉडी नोज फेज डिफरेंस इज 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस. एक सेकेंड. Now phase difference is k times path difference. So phi is k times delta x. K is what? 2 pi by lambda wave vector. तो phi की जगह 2 pi by lambda लगा दूं. So 2 pi by lambda into delta x is equal to 2n pi. Pi pi cut. So what is your path difference? ये लैम्बडा वहां चला जाएगा. So path difference कितना भैया? n लैम्बडा. क्या हुआ, दाल चावल ज्यादा खा लिया क्या? आवाज नहीं आ रही है? लगता है ऐसे ही है. Okay, so allow me to write constructive interference occurs for a path difference of, अब n को 0 लगाओ पहले, 0, n को 1 लगाओ, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन. एंड फेज डिफरेंस ऑफ ये रहा 0, 2 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा. सो ऑल दिस वॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इक्वेशंस तो याद रखेगा पड़ी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी 4 आयो, फेज डिफरेंस phi is 2n pi, पाथ डिफरेंस डेल्टा x is n लैम्बडा. अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ओर बढ़ेंगे. इफ यू वांट यू कैन जस्ट जॉट डाउन दोस पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Okay, so I'll take this off now, and the same treatment I shall do for destructive interference. Okay, ये उड़ा दिया मैंने. ओ यार, ये रखने का था. शिट. ओके, नो प्रॉब्लम. फिर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके, भाई क्या था? वी हैव I is 4io cos square phi by 2. And अब number 2, destructive interference. भाई जब दो वेव्स इस तरह मिलती हैं कि क्रेस्ट से ट्रफ मिले, डू यू अग्री? क्रेस्ट एंड टफ एक दूसरे को काट डालेंगे. एज अ रिजल्ट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0. एंड पैटर्न कैसा हो जाएगा? डार्क. सो हियर इंटेंसिटी इज मिनिमम, मतलब 0, एंड पैटर्न अपीयर्स डार्क. दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उसके लिए ये कॉस का 0 हो जाना अच्छा आवश्यक. तो उसमें फिर हियर cos square phi by 2 has to be equal to 0. एंड ये कब होता है? कितने फेज डिफरेंस पे? फेज डिफरेंस मैं बता देता हूं आपको, ऑलरेडी आपको आइडिया है ही. phi, एनीबॉडी? नो प्रॉब्लम.
It's a Sunday afternoon endeavor. So phi is 2n plus 1 pi, where n is 0, 1, 2, etc. And by also phase difference phi is 2 pi by lambda, मतलब k into delta x. तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे साथ में. 2 pi by lambda into delta x is 2n plus 1 pi. So pi pi goes away. And what are you left with for phase path difference? Path difference g delta x. कोई है जो बता पा रहा है? नहीं? ओके. 2n plus 1 into lambda by 2, या फिर ये 2 को अंदर डाल दो तो n plus half lambda, whichever way you want it. I love this one more. दोनों अच्छे हैं. Where n is 0, 1, 2, etc. So destructive interference occurs for a path difference of n को 0 लगाओ, lambda by 2, n को 1 लगाओ, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, and so on, and a phase difference of n को 1 लगाओ, 2 zeros, n को 0 लगाओ, 2 zeros are 0 plus 1 1 pi, n को 1 लगाओ, 2 ones are 2 plus 1 3 pi, 5 pi, etc. Is this agreeable? Check it out. Okay. Okay. So this is the idea. And ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस. अच्छा, मैं भूल गया यहां पे मिनिमम इंटेंसिटी लिखना. मिनिमम इंटेंसिटी इज 0. डू नॉट फॉरगेट दिस. मैक्स इंटेंसिटी वाज 4 IO. तो ये सब करके नाउ वी गो टू द application of this, which was Young's double slit experiment. But before I do that, I need to show you a couple of equations also. वो पाथ डिफरेंस वगैरह के इक्वेशंस जो हम एक अच्छी तरह उसका डायग्राम बना के लाए थे. सो लेट्स सी दैट. आई थिंक आवर टाइम इज रनिंग शॉर्ट, बट एटलीस्ट मैं डायग्राम तो बना दो. सो interference. How much time do we have actually exactly? 2 minutes. 2 minutes? 1 minute? 1 minute. So for that 1 minute, you can see this. This is S1. But वो तेरे में होस्ट तो मैं हूं ना. वो तेरे में 4 मिनट बाकी है. होस्ट मैं हूं. मेरा मीटिंग खत्म हो जाएगा 1 मिनट में. This is the screen, and this is the center of the screen. Okay, अच्छा, इसको वो ले लो, इसको ये ले लो. सारी डिस्टेंसेज यहीं से मेजर होती है. दिस इज कॉल्ड P, एंड यहां से पहली वेव, यहां से दूसरी वेव. ओके, एंड सेंटर ऑफ द स्क्रीन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x. स्लिट्स, ये स्लिट्स या सोर्सेस से स्क्रीन का डिस्टेंस है बड़ा D, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज छोटा D. एंड याद रखें, पाथ डिफरेंस अगर आपसे पूछे, आर वी स्टिल देयर, आर वी स्टिल देयर, और वी आर जस्ट आउट ऑफ टाइम. वी आर आउट ऑफ टाइम. जस्ट अ मोमेंट. सो एज आई वाज सेइंग कि पाथ डिफरेंस अगर पूछ लेना आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि ये बड़ा है, ये छोटा है. तो यू नो पाथ डिफरेंस, जिसे आप डेल्टा x कहते हैं, दिस इज x1, दिस इज x2, सो इट विल बी S2p माइनस S1p, एंड दिस S2p माइनस S1p इज नियरली इक्वल टू S2m. ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जेई नीट में, कि ये बड़ा माइनस ये छोटा इज नियरली दिस मच. सो इफ दिस इज D
and they call this to be theta, then S2M will be how much? Won't it be d sin theta? In triangle, sir kaise sir d sin theta? In triangle S1 S2M, how much is sin theta? सर आसान है, ऑपोजिट S2M ओवर हाइपोटेन्यूज S1 S2 एंड एज अ रिजल्ट S2M, मैं ब्लू में लिखूंगा इसको. सो दिख गया S2M जो हमारा पाथ डिफरेंस है. इजंट इट S1 S2 sin थीटा, S1 S2 इज छोटा d. सो पाथ डिफ आई एम गोइंग टू यूज इट टुडे. मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मैं यूज करूंगा, which is nearly equal to d sin theta. There will be a numerical where I shall use this. Okay, important. And by that, you know, method of derivation and all, हमको derivation में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो पाथ डिफरेंस का एक और इक्वेशन हमारे हाथ चढ़ जाता है. पाथ डिफरेंस जैसे भतेरा इस्तेमाल करते हैं, इज छोटा x छोटा d बाय बड़ा d. आई होप यू रिमेंबर पाथ डिफरेंस, छोटा x छोटा d बाय बड़ा d, छोटे छोटे साथ साथ बाय बड़ा डी. फिर यू नो जो फ्रिंजेस होती है, यू नो कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस आती है. दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, टू कंसेक्यूटिव डार्क या टू कंसेक्यूटिव ब्राइट. ओके, फ्रिंज विड्थ का भी इक्वेशन हमारे पास पेश है, खिदमत है. डेरिवेशन का 1 रुपए का कोई दरकार नहीं है यहां पे. एनीबॉडी रिमेंबर्स फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन? बीटा, थैंक यू, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी. बीटा इज लैम्बडा बड़ा डी, लैम्बडा और बड़ा दोनों साथ साथ में, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी. एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में भी हमने आपसे बात की थी. एंगुलर फ्रिंज विड्थ को थीटा नाम दिया जाए, बीटा अपॉन बड़ा डी, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय छोटा डी. आई थिंक यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम इन राइटिंग दीज 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. प्लीज डू दैट. Okay, and I'm moving on. Young's double slit, as good as it gets. यही सेम ओल्ड आइडिया, बट यंग को 2 कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए थे जो आसान नहीं थे मिलना. तो उन्होंने क्या किया कि एक सोर्स लिया और उस पे, ये सोर्स है, ये इसको कहते हैं यंग्स डबल. ये यंग लग रहा है ना? हाँ, एकदम यंग लग रहा है सर. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, तो इतना बड़ा लिखने की जगह हम लिखते हैं सिर्फ YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो ये सोर्स बनाया, ये सोर्स है बड़ा. फिर दिस इज अ पार्टीशन और उस पे 2 होल्स बना दिए, 2 स्लिट्स या 2 होल्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम S. नहीं लग रहा है सर, इक्वल डिस्टेंस नहीं लग रहा है सर. ओके, अब लग रहा है ना इक्वल डिस्टेंस? हाँ, अब लग रहा है सर. नहीं, मुझे पैरालैक्स नड़ रहा है. ओके, तो यहां से एक वेव यहां गई, यहां से एक वेव यहां गई, दोनों का वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस भी सेम. तो दिस एक्टेड, these 2 points acted as 2 coherent sources. एंड यहां से फिर स्क्रीन पे अलग अलग जगहों पर, अब जैसे यू कैन सी A is equidistant from S1 as well as S2. तो यहां पे दोनों इन फेज मिलेंगे और इन फेज मिलने से यू अग्री कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना जाना है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं वेव्स बनाकर भी आपको बता दूं, शायद आपको याद हो, शायद ना हो, बट आई डू दैट. सो यू नो एट ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर, मतलब एक का क्रेस्ट S1 वाले का क्रेस्ट S2 वाले के क्रेस्ट से मिल रहा है एंड एक्चुअली डबल क्रेस्ट फॉर्म हो रहा है. इन शॉर्ट, पैटर्न इज अपीयरिंग ब्राइट एंड दैट्स अ वेरी लवली साइट. ये गंदा डायग्राम था यार, ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं बनाया मैंने. वाह,
lovely. So this is your bright pattern. This can be called central maximum या zeroth maximum, जो exactly बीच में होता है उसे central maximum या zeroth maximum कहते हैं. अब थोड़े ऊपर जाए यहां पे, let us say B. तो B पे इन दोनों का जो मिलन होगा क्रेस्ट से ट्रफ टकराएगा. सो B पे क्रेस्ट से मिले ट्रफ, मिले सुर मेरा तुम्हारा यहां हो रहा है, पर यहां तो कट रहा है. कैन यू सी, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं. पैटर्न इज अपियरिंग डार्क. सो दिस इज योर डार्क पैटर्न. सो कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क पैटर्न मिलता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज जीरोथ ब्राइट, this will be first bright. Okay, this is your first dark, so it goes on and on. This is your dark, this is your bright, and so on and so forth. तो बहुत बढ़िया पैटर्न, ब्राइट डार्क बनता जाता है. दिस इज कॉल्ड योर इंटरफेरेंस पैटर्न. आप अगर ग्राफिकली भी इसको देखना चाहें तो ये इंटेंसिटी का एक्सिस है. This can also be called stationary interference pattern. ये बेचारा जाड़ा हो गया क्योंकि मेरे नजदीक था ना, लॉकडाउन में खा पी के जाड़ा हो गया. ओके, सो सर ये छोटा हो गया. अरे हाँ यार, डोंट माइंड. तीनों ब्राइट पैटर्न्स की इंटेंसिटी सेम, तीनों ब्राइट पैटर्न की विड्थ भी सेम. This is your stationary interference pattern that occurs on the screen. Okay, I think interference के बारे में जो कुछ जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. तो I think the best item right now is to go on to numericals. I hope आप अपनी अपना यंग्स मास्टर रिसोर्स में अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक खोल लेंगे एंड हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसको देखेंगे एंड फिर घर पे जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए. You know, the best thing is practice. Nobody is perfect, but practice can make perfect. Only through sheer practice can we hope to achieve the impossible. Sir, भाषण कर रहे हो आप तो, ये फ्री है, motivational. So, okay, I'm starting now. Okay, sir, start कीजिए. मैं करने जा रहा हूं SP1. I don't know which page number it is. I hope you can find that out. SP1. And they have told me there are two coherent point sources, S1 and S2. मैं डायग्राम बना दूं पहले. Okay, here is S1. No, here is S1. Here is S2. This is the center of the screen O. अजीब सा रखे हुए हैं, but क्या करें, दिया है तो दिया है. This is P. और ये S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 लैम्बडा. एंड व्हाट एल्स, S1 से स्क्रीन का डिस्टेंस है बड़ा D. ओके, व्हाट डू दे वांट? दे emit vibrate in phase, means they are coherent sources, emit light of wavelength lambda. The separation between them is 2 lambda. Okay, the light is collected on a screen placed at a distance bada D from S1, which is much greater than lambda. The minimum distance, so that intensity at P is equal to intensity at O. अच्छा, मतलब यहां पे जो ब्राइट बनता है यहां भी ब्राइट बनना चाहिए. ओके, और इसको हमको x फाइंड करने को कहा, भले लिखा नहीं है. ओके, बना लेते हैं पहले. ये मेरी पहली वेव, ये मेरी दूसरी वेव. मैं बगैर पाथ डिफरेंस के कहीं नहीं जा सकता, कहीं टच भी कुछ नहीं कर सकता. सो मैं सबसे पहले पाथ डिफरेंस का आगाज कर लूं. अरे 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 अरे, ओके, let's call this m and let's call this theta. First things first, from the diagram, path difference is how much? Path difference delta x is S1p minus S2p, and which is nearly equal to S1m. By looking at this figure, this triangle, can anybody tell me how do you link S1m and S1s2? In triangle S1 S2m, क्या लगेगा? cos theta लगेगा. Cos theta is adjacent S1m over hypo. Wow. So S1m over छोटा d. ए, छोटा d मतलब 2 lambda. So how much is your path difference, people? Path difference कितना मिला आपको?
Isn't it 2 lambda cos theta? So path diff, which is S1m, is 2 lambda cos theta. Equation number 1. But they need a bright fringe here. What is the condition of path difference for bright fringes? How much should be the path difference for bright fringes? Path difference is how much? Thank you for not saying n lambda. I would have guessed it. So path difference has to be n lambda. ये path difference ये रहा. मैं 1 और 2 को equate कर रहा हूँ. So 2 lambda cos theta is n lambda. Let me cut lambda. So cos theta is n by 2. अब cos theta की वैल्यू कैसे मिले? अच्छा, उन्होंने कहा है मिनिमम डिस्टेंस. मतलब अगर ये 0th ब्राइट है तो ये कितना होना चाहिए? फर्स्ट ब्राइट. सो एज distance required is minimum, so n equal to 1. Wow. So cos theta is 1 by 2. भाई 1 by 2 किसका cos होता है? 60 डिग्री. एंड सर हमको x चाहिए. ओके, नाउ इन ट्राइंगल S1PO, इन ट्राइंगल S1PO, भाई मुझे OP और OS1 को लिंक करता हुआ कोई इक्वेशन चाहिए. आई थिंक साइन थीटा विल वर्क आउट. साइन थीटा इज OP ऑपोजिट ओवर हाइपोट ए. हाइपोटेन्यूज नहीं होगा सर, नहीं tan थीटा होगा, साइन थीटा नहीं होगा. tan होगा. ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, OP ओवर S1O, है ना पीपल? ओके, so this is x by d. भाई थीटा कितना है? 60. So x is equal to d tan 60. How much is tan 60? √3. So d √3. I think that should be my answer. Check it out please. d √3. Is it working? Yes it is. So that was SP1. Let's move on. I am looking at, भाई बुक तो वहां रख दी, फिर भी बताता हूं. SP2 मेरे लिस्ट में नेक्स्ट है. SP2. ओके, आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट SP2 बिफोर मी. एटलीस्ट एक आइडिया, सम पढ़ना बहुत जरूरी है. लोग बगैर सम पढ़े उसमें कूद जाते हैं. ये स्विमिंग पूल नहीं है कि कूद गए, नहीं, पहले देखो तो सही क्या है. सम को पढ़ना बहुत जरूरी. सो लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 81:1. सो I1 by I2 is 81:1. Producing interference, then the ratio of max and minimum intensity. So they want I max by I min. सर कैसे लाएंगे? भाई एकदम साफ बात है. Everybody knows I1 by I2, I proportional to A square. So I1 by I2 is A1 square by A2 square, which is 81:1. भाई रूट मार लो. This is important for you. So how much is A1 by A2? 9:1. And now thus I max by I min. By I max is proportional to A max square, I min proportional to A min square, and doesn't require a rocket scientist to figure this, that A max is A1 plus A2 the whole square, A min A1 minus A2 the whole square. पर फिर ना हमारे पास A1 है ना A2 है, पर ये रेशियो तो है ना. A1 9 है, A2 1 है. सो 9 plus 1 का स्क्वायर ओवर 9 minus 1 का स्क्वायर. वो ओके. और तुमको दोनों के स्क्वायर नहीं करने, खेलम खाली नहीं करनी है. तो 9 plus 1 is how much? 10. 9 minus 1 is how much? 8. और टोटल इसका स्क्वायर कर लो ना, अवेलेबल है. 10/8 मतलब 5/4 का स्क्वायर. आई थिंक 5/4 का स्क्वायर. यू डोंट थिंक इट इज?
25/16. Is there someone who is checking it out? 25/16 seems to be a good answer. Yes, it is a good answer. Okay. SP3, लगे हाथों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। अच्छा गाना था। SP3, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। वी लव कोहेरेंट सोर्सेज। एक की इंटेंसिटी है I, दूसरे की इंटेंसिटी है 2I, 3I, 2I, एंड क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60. तो phi is 60 degree. Then the intensity at the point will be I चाहिए भाई, I चाहिए, शाम और सुबह I चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कोई इक्वेशन बता सके मोहे? I is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। चलो फिर आओ राजा, I1 कितना है I, I2 कितना है 2I। सर ये तो मस्त है। हाँ भाई, अगर फॉर्मूला पता है तो सब मस्त है, नहीं तो त्रस्त है। इंटू कॉस 60। ओके, चलो फिर I प्लस 2I 3I प्लस, अब ये I और I का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2I रूट 2 एंड कॉस 60 कितना होता है? हाफ। बूम बूम, कटा। I रूट 2, सॉरी तो सर्दी हो गई थोड़ी। रूट 2 1.414 चचा। 3 प्लस 1.414 कितना मालिक? ए सर सब कुछ आई कैसे? इसको आई डैश बोलो ना। हाँ आई डैश। ओके, तो आई डैश 3 प्लस 1.414 4.414 आई है। कोई जो चेक कर सके मेरे भाई? सही है सर, सही है, परफेक्ट चल रहा है। SP6 पे ध्यान दीजिए, धमाधमी मचा रहे हम। क्या आप मचा रहे कि नहीं मचा रहे? हैं आप मचा रहे? सचमुच मचा रहे? ओके, दैट्स लवली। चलो फिर SP6 क्या कहता है? कुछ भी करने से पहले स्पेस तो साफ करनी पड़ेगी। Okay. All right. So what does SP6 tell us? In a Young's double slit experiment, बड़ा D दिया हुआ, डेटा दिया हुआ है 2 मीटर, छोटा D दिया हुआ है 6 mm and lambda is 6000 angstrom, and what else? Fringe width चाहिए बीटा, मस्त है, and position of third maximum, position of third maximum, we'll call it x3 bright। x3 bright, x3b का मतलब है ये ब्राइट पैटर्न, मतलब मैक्सिमम के लिए, एंड थर्ड मैक्सिमा। सो दिस इज हाउ वी वांट। इट्स अ वेरी वेरी इजी सम, वेरी इजी सम, एकदम खड़े खड़े ही हो जाएगा। सर बैठते तो हम वैसे भी नहीं है। फ्रिंज विड्थ बीटा, लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, एक आध ऐसा सम कर लें तो अंदाजा आए। लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट 6 into 10⁻⁻⁷, बड़ा डी 2 मीटर, छोटा डी 6 mm, 6 into 10⁻⁻3। Be careful of these, huh? So 2 into -7 plus 3 -4, so 2 into 10⁻⁴ मीटर। हो सकता है उन्होंने mm में दिया हो, so this is 0.2 into 10⁻⁻3, that would be 0.2 yum। Is that a checkable option? वांदा नहीं, अभी नहीं चेक हो रहा तो मत करो। एंड फॉर थर्ड मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाउ मच इज योर पाथ डिफ सपोज टू बी? पाथ डिफ जनरली इज सपोज टू बी छोटा x छोटा d बाय बड़ा d, एंड ब्राइट पैटर्न के लिए हाउ मच इज सपोज टू बी n लैम्बडा। तो xn इज n लैम्बडा बड़ा d बाय छोटा d। फॉर n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड मैक्स,
So x3 bright is 3 lambda बड़ा d by छोटा d. लैम्बडा है ना सर? बड़ा डी है, छोटा डी भी है. And tick tick, 3 2s are 6 minus 7 plus 3 minus 4. ये फिर से वही 0.6 into 10 raised to minus 3 meter. So 0.6 mm. Kindly check. Is this agreeable? 0.6 mm is good. Yes, we are getting right answers. 0.2 mm is the fringe width and 0.6 mm is the third position of the third maximum. SP7 करने जा रहा हूं. मैं देख लेता हूं SP7 उसके जैसा ही है, नहीं थोड़ा अलग है. SP7 थोड़ा सा अलग है एंड एज अ रिजल्ट मैं उसको उठाऊंगा. SP7 क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने लिया है उसको. I like different things. I like things which present an idea in many different ways. Because that is what competitive exams are, you know, presenting a thing in a very different way, the same thing. But you are not even able to, you're not even able to sometimes realize कि वही चीज है. Okay, yeah, white light is used to illuminate the two slits in the Young's double slit experiment. Separation between the slits is B. Okay, let me make the two slits. These are the two slits, S1, S2, and इन दोनों के बीच में separation कितना है? B. Okay. Screen is at a distance बड़ा D. This is the screen, and is at a distance बड़ा D from the slits. Okay. At a point on the screen directly in front of one of the slits. Oh. हमारा हमेशा ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है A, एंड उनको पैटर्न चाहिए एट अ पॉइंट विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स. लेट्स कॉल दिस P. ओके, यू कैन सी दिस एग्जैक्टली ऑपोजिट. पीपल, सब कुछ अगर यहीं से मेजर हो रहा है, ये पूरा D है. Isn't AP the same as S1O? सर कैसे? ऐसे ये दो वेव्स. सो फ्रॉम द फिगर मुझे इतना समझ में आया फिगर देखते ही, मतलब डायग्राम देखते, कि AP इज सेम एज S1O एंड दिस इज आधा B/2 विच इज X विच इज इक्वल टू B/2. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. ओके, क्या चाहिए? फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ. मिसिंग मतलब जो नहीं है, जो नहीं है मतलब डार्क में है, मतलब जहां डार्क पैटर्न हो रहा है वो फाइंड करना है हमको. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, what should be the path difference, people? Path difference on a general basis is छोटा x छोटा d by बड़ा d, and destructive interference के लिए कितना था? n plus half lambda. wow. so मुझे क्या चाहिए? अच्छा, x की जगह here, x की जगह है B/2 and छोटा d, distance between the two slits is also B. so B/2 into B so this is B square by 2D which is n plus half lambda. उन्होंने मुझसे लैम्बडा मांगा है, सो लैम्बडा को आइसोलेट कर रहा हूं और ये n प्लस हाफ को नीचे उतार देता हूं. And now what I'm going to do is I'm going to put n as 0, 1, 2 and let's see which are the missing wavelengths. Put n is equal to 0. So as I was saying, let's put n equal to 0 here. So 0 plus half, how much is this? Half. So lambda 0, हम इसको 0 का नाम देते हैं. B square by 2D into half. Tuck, tuck. So what do you got? B square by D. Put n as 1. 1 plus half is how much? 3/2. B square by 2D into 3/2. This is gone again. So this is B square by 3D. Put n equal to 2. 2 plus half 5/2. ये 2 है, ये 2 और 3 का मिक्सचर हो गया. B square by 2D into 5/2. 2 कट गया.
which is b square by phi d. So my missing wavelengths are b square by d, b square by 3d, b square by phi d. Can you check the answer? Yes, option A, b square by d, b square by 3d, b square by phi d and so on. So जैसे मिसिंग वेवलेंथ्स कहा ना, इसका मतलब है जो वेवलेंथ्स पैटर्न में नहीं है, भाई कौन सी वेवलेंथ्स नहीं है, जो डार्क है वही ना. सो मैंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आगाज कर दिया वहां पे. ओके, मैं करने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको वादा किया था कि वो डी साइन थीटा यूज करूंगा एक बार. आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 उसी का एक एप्लीकेशन है. लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट. ओके, example 3, I hope you are looking. Okay, example 3. Young's double slit experiment is carried out using microwaves of wavelength lambda as 3 centimeter. Okay, distance between slits, two slits D is 5 centimeter. Okay, and distance between the plane of the slits and the screen, बड़ा D, is 100 centimeter. फिलहाल सब कुछ सेंटीमीटर में ही है. I won't change that. What is the number of maxima? Number of maxima and their positions on the screen. Okay, X चाहिए. सबसे पहली बात, for maxima. सर मैक्सिमा बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. भाई हाउ मच इज द पार्ट डिफ. सर छोटा एक्स छोटा डी बड़ा डी, नहीं हमको वो नहीं चाहिए. हम यहां पे यूज करेंगे जब भी नंबर वगैरह पूछा हो डी साइन थीटा. क्यों समझाता हूं. एंड मैक्सिमा इज व्हाट, एन लैम्बडा. सो डी साइन थीटा इज एन लैम्बडा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस. भाई साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 ना. वाओ. सो डी इज एन लैम्बडा. मुझे एन चाहिए तो एन इज डी बाय लैम्बडा. आई गॉट डी, आई गॉट लैम्बडा. सो डी इज हाउ मच, 5. लैम्बडा इज हाउ मच, 3. एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.66. नाउ फॉर अ मोमेंट पॉज योरसेल्फ. सर आंसर तो आ गया 1.66, बट डू यू रिमेंबर व्हाट एन इज? Isn't this the order? 0th order, 1st order, 2nd order, 3rd order. Can you have a 1.66th order? No, you can't have that. So, what is the most possible integral number that we have for n possible integral number? तुम बोलोगे सर 1.66 is nearer to 2. Nearer to 2 बरोबर है, बट हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 1.66 से कम हो, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू n की 1.66 है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते. सो 1.66 से कम, विच इज द इंटीग्रल वैल्यू, 1. सो बट एज n represents order, so it has to be an integer, and the maximum possible integer lesser than 1.66 is n equal to 1. So first order possible है. फर्स्ट ऑर्डर मतलब ध्यान से देखिए, ध्यान से. दिस इज 0th ऑर्डर सेंट्रल, योर सेंट्रल मैक्स 0th ऑर्डर, और ये आया फर्स्ट ऑर्डर इधर भी और स्क्रीन के ये साइड भी. ये फर्स्ट ऑर्डर इधर भी और ये फर्स्ट ऑर्डर इधर भी. तो इफ यू आर काउंटिंग, कितने मैक्सिमा मिले हमको स्क्रीन पे, 1 2 3, 3 मैक्सिमा हमको मिले स्क्रीन पे. अच्छा टेक अ सेकेंड, अगर n2 होता, n would have been 2, तो how many maxima do you think would be there on the screen? What say? अगर n2 होता तो एक सेंट्रल मैक्सिमम, दो, वेरी गुड, 2 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम और 2 सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम. तो कितने मैक्सिमम मिलते हैं स्क्रीन पे, 5.
बराबर, यहां पे कितने मिल रहे हैं क्योंकि n इक्वल टू 1 है, 1 2 3, सो 3 मैक्सिमा, 3 ब्राइट फ्रिंजेस आर पॉसिबल। उसमें से पहली वाली तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ही आएगी, सो पहले वाले का पोजीशन क्या है, 0, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। दूसरे वाले का देखना है कितना होगा, x छोटा डी बाय बड़ा डी इज n लैम्बडा, और n को 1 ले ले तो 1 लैम्बडा, सो x इज इक्वल टू लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी। चल बेटा, लैम्बडा कितना है, सब कुछ सेंटी में ही है तो सेंटी में ही रखो, बड़ा डी 100 सेंटी, एंड दिस इज हाउ मच, 5 सेंटी। 100 by 5 is 20, 20 3s are 60, so सेंटर से 60 सेंटीमीटर इधर भी, सेंटर से 60 सेंटीमीटर इधर भी, so I will write that as plus minus. Now the answers given in the master resource book are wrong, दोनों जगह पे wrong है। 3 ब्राइट फ्रिंजेस पॉसिबल है, वहां पे भी कुछ गड़बड़ी है, एंड 0 पे मिलेगा एंड प्लस माइनस 60 सेंटीमीटर पे मिलेगा, वो भी उनका जो वर्किंग है वो आंसर सही नहीं देता, बट हमारा सही है। सो 0 सेंटी एंड प्लस माइनस 60 सेंटी पे हमको मैक्सिमम मिल रहे हैं। लुक एट दिस, एंड आई एम गोइंग टू डू नंबर राउंड 1 का 8, राउंड 1 का 8। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? वी हैव 7 to 8 minutes लेफ्ट, यप, बट उतने में हो जाएगा। सो राउंड 1 का 8, मैं हमेशा थोड़ा सा एम्बिशियस प्रोग्राम ही बना के लाता हूं, एंड मेरे को यह था कि जूम अचानक से उसने अनलिमिटेड कर दिया, तो आई माइट बी एबल टू स्ट्रेच इट एज मच एज आई वांट, बट अनफॉर्चुनेटली जूम डिफाइड ऑल माय एक्सपेक्टेशंस, सो आई हैव टू रश। Okay, which I said was round 1 ka 8. I might not do this, I might just give you an idea. In a Young's double slit experiment, separation between slits is d and wavelength of light used is 6000 angstrom. Okay, if the angular width of a fringe theta is 1 degree, then the value of छोटा d is, तो छोटा डी फाइंड कर रहा है। आई थिंक आई वोंट डू दिस, आई विल जस्ट टेल यू हाउ वी डू इट। एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज, आई थिंक आई गेव यू एन इक्वेशन बिफोर ऑल्सो, थीटा विच इज बीटा बाई बड़ा डी इज लैम्बडा बाई छोटा डी, सो थीटा इज लैम्बडा बाई छोटा डी को यूज करूंगा मैं, तो डी इज लैम्बडा बाई थीटा, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थीटा हैज टू बी इन रेडियन। लैम्बडा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट 6 into 10 raised to minus 7, एंड दिस इज 1 डिग्री। भाई रेडियन में कन्वर्ट करो तो 1 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये 180 ऊपर चढ़ जाएगा, तो 6 into 1.8 into 10 raised to minus 5 over 3.14. So how much does that come out to be? 18 6 are 6 8 are 48, 10.8 into 10 raised to minus 5 divided by 3.14, करीबन 3s are, so छोटा d is 3 into 10 raised to minus 5 meter. If you want it in millimeter, 0.03, so छोटा d is 0.03 mm. Is that the right option? Yes, that is the right option. अच्छा, round 1 का 9 in the same vein, it's a very lovely idea, tip भी अच्छा है। In Young's double slit experiment, when violet light of wavelength 4358 angstrom is used, the 84 number of fringes are formed in the field of view, but when sodium light of a certain wavelength lambda 2 is used, then 62 fringes are formed in the field of view. The wavelength of sodium light is lambda 2. अच्छा, यहां पे x1 is equal to x2, फील्ड जो है उतना x ही है, x is lambda n1 lambda 1 बड़ा d by छोटा d, and this will be n2 lambda 2 बड़ा d by छोटा d, बड़ा d by छोटा d cut, and as a result n1 lambda 1 is n2 lambda 2. तो जब भी आपको ऐसा कोई सम मिले, you can straight away use n1 lambda 1 is n2 lambda 2. You got n1, you got lambda 1, you got n2. Do you agree lambda 2 मिल जाएगा बड़ी आसानी से? You want me to find lambda 2? Yeah, you can do that. Doable?
हेलो जेंटलमैन, डुएबल? Yes, sir. चलो, दैट्स नाइस, नाइस टू नो. राउंड 1 का 12. लेट मी अगेन चेक द टाइम. हाउ मच? 3 minutes. 3 minutes. I'll do round 1 का 12 फटाफट कर लेता हूं. You know, it says the maximum intensity in case of n identical incoherent waves, each of intensity, हर एक की intensity है 2 watt per meter square, and final intensity I dash is 32 watt per meter square. How many sources are there? है ना? Okay. Now for incoherent या non-coherent sources, I dash is I1 plus I2 plus टक 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 plus IN. अब यहां पे I1 I2 टक 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 IN सब सेम है, तो I n times. I how many times? N times. तो isn't it Ni? So N is I dash by I. How much is I dash? 32. And how much is each source का intensity 2? So I think N should be 16. Is that agreeable? 16, check it out. ओके, मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 54. ओके, व्हाट डज इट से? राउंड 1 का 54. इट सेज इन अ 2 slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slits. If the screen, let us say distance is d, okay, if the screen is moved by 5 into 10 raised to minus 2 meter towards the slits, अच्छा, नया डिस्टेंस इज d minus 5 into 10 raised to minus 2, okay, meter towards the slits. The change in fringe width delta beta, मतलब बीटा माइनस बीटा डैश, जूना माइनस नवा फ्रिंज विड्थ, is 3 into 10 raised to minus 5 meter, okay. If the separation between the slits, छोटा d, is 10 raised to minus 3 meter, wavelength find करनी है. फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए फ्रिंज विड्थ का. फ्रिंज विड्थ ओरिजिनल बीटा लैम्बडा बड़ा डी बाय छोटा डी, एंड नया बीटा डैश इज लैम्बडा डी डैश बाय छोटा डी. लेट मी सब्ट्रैक्ट. सो डेल्टा बीटा विच इज बीटा माइनस बीटा डैश, भाई लैम्बडा बाय छोटा डी तो कॉमन आ गया, डी माइनस डी डैश. भाई कितना डिस्टेंस है डी माइनस डी डैश में? 5 into 10 raised to minus 2. So delta beta is lambda into 5 into 10 raised to minus 2 the whole over d. मेरे पास सब डेटा है. डेल्टा बीटा कितना है? 3 into 10 raised to minus 5, doable absolutely. लैम्बडा मुझे चाहिए, छोटा d 10 raised to minus 3, एंड यहां पे 5 into 10 raised to minus 2. तो देर किस बात की है? उठा के ले लो ये साइड पे. 3 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 3 over 5 into 10 raised to minus 2. Minus 5 minus 3 minus 8. Minus 8 plus 2 is minus 6. And 3 by 5 is 6 by 10. That's 0.6. So this is 6 into 10 raised to minus 7. Whoa! 6000 angstrom. Check that please. 6000 angstrom it is? Yes sir. Okay. राउंड 2 का 8 इधर ही कर देता हूं, जगह है मेरे पास, कहां किसी का दिल दुखाए. राउंड 2 का 8. इन अ सर्टेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ, अच्छा बीटा दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ 1 mm each are observed when light of wavelength 5000 angstrom is used, keeping the setup unaltered. If the source is replaced by another source of lambda 6000 angstrom, मतलब lambda dash, then fringe width will be how much? ले यार, क्या ये भी बच्चों जैसी कहानी है. भाई फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. बीटा इज लैम्बडा बड़ा डी बाई छोटा डी. भाई बाकी सब कुछ सेम है, तो इजंट बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, देयरफॉर बीटा डैश प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा डैश. तो मुझे क्या चाहिए? बीटा डैश है. बीटा डैश बाई बीटा इज लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा. ओके, बीटा कितना है? 1 mm. फाइनल आंसर यम यम में है, यम यम में ही है. दिस इज 6,000 एंड दिस इज 5,000. 3 जीरे कट. भाई 6 by 5 is how much? 1.2.
ये 1 यहां लगा दो तो बीटा डैश इज 1.2 यम यम. इज दैट चेकेबल? इज दैट अ गुड आंसर? यस. एंड प्रेजेंटिंग द लास्ट सम, ये आखिरी करना ही चाह रहा हूं. बहुत मस्त समय. एक आध बार पूछा भी गया है, आई थिंक AI-EEE में पूछा था बहुत साल पहले. बहुत मतलब ज्यादा साल नहीं हुए होंगे, आई एम श्योर. दिस इज राउंड 2 का 83. राउंड 2 का 83. Okay, so what's a round 2 ka 83? Okay, what does it say? In a Young's double slit experiment, one of the slit is wider than the other, so that amplitude of light from one slit is double that from the other slit. Okay, so A1 is twice A2. इस वाले का एम्पलीट्यूड A2 वाले से डबल है. ओके, तो यहां से पता चलता है A1 by A2 is 2. अच्छा पता चला. Double that to the other. If IM is the max intensity, तो max intensity का नाम है IM. Okay. The resultant intensity I when they interfere at phase difference phi is, मतलब उनको final intensity चाहिए in terms of max intensity. Okay. Alright, कैसे करेंगे भाई? जब इंटेंसिटी की बात चली ही है तो we know, well, I hope you know, I proportional to A square. So how much is I1 by I2? Is it A1 by A2 the whole square? And how much is A1 by A2? That is 2:1. And 2 ka square 4. Wow. So I1 by I2 is 4. So I can safely say I1 is 4I2. Okay, मैं फिलहाल रख रहा हूं इसको. अच्छा, what is the equation for resultant intensity at any point? ये कौन से भाषा में इंटेंसिटी लिखा सर? इंटेंसिटी जनरल इक्वेशन I is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. तो एक काम करते हैं, I1 की जगह 4I2 डाल देते हैं. अच्छा सर, अभी फिलहाल डालना है? हाँ डाल दो यार. अच्छा, I1 की जगह 4I2 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 की जगह 4I2 ना. हाँ ओके, 4I2 इंटू I2. अरे सर बहुत सारा I2 हो गया. cos phi. 4I2 प्लस I2 5I2. 4I2 स्क्वायर रूट मार के 2I2. सो 5I2 प्लस 4I2 cos phi. ये मेरा मेन इक्वेशन मिल गया मेरे को. बट आंसर I2 में नहीं चाहिए, आंसर IM में चाहिए. IM कैसे मिलेगा भाई? इंटेंसिटी मैक्स कब होगी? जब कॉस की वैल्यू 1 होगी ना. सो इंटेंसिटी, ये चीफ इक्वेशन, इसका नंबर है कोई किसी और का नहीं है ना, तो ये 1 है. इंटेंसिटी इज मैक्स व्हेन cos phi is 1. तो इसको अगर 1 लगा दूं तो I max is how much? 5I2 plus 4I2. Cos phi is 1. Wow. 5 and 4 is 9. So how much is I2? ये I max को IM कहा है. IM, I max नहीं IM. So I2 is IM by 9. And मैं अब I2 की जगह IM by 9 पुट करूंगा. Put 2 in 1. What is going to be the finality of this? Let's see. 5I2, I2 की जगह IM by 9, तो 5IM by 9 plus 4I2, I2 की जगह भी IM by 9, 4IM by 9 cos phi. Do they want to take IM by 9 common? We shall do that. IM by 9 common. 5 plus 4 cos phi. Check that. पर नहीं, आंसर cos square में है. Oh, now cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. याद आती है? So cos phi is 2 cos square phi by 2 minus 1. लगाओ जी. So I
im/9 तो खड़ा ही है इधर, 5 + 4 × 2 cos square 5/2 -1। ओ बाप रे, अंदर चले गए हम तो थोड़ा ये साइड आ जाते हैं। 5 + 4 2s is 8 cos square 5/2, 4 1s is 4, 5 - 4 is 1। so my final answer एकदम चकाचक is im/9 तो है ब्रैकेट में 5 - 4 is 1 + 8 cos square 5/2। is that a checkable option? Yes sir, it's a checkable option. All right, I think मेरे को जितने करने थे वो मैंने कर लिए। एंड वैसे डॉपलर इफेक्ट रह गया, बट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट ले लेंगे। ओके, एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्रैक्शन वगैरह कर लेंगे। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। भाई ये जो जितने भी सम्स हैं वो प्रैक्टिस करना, और इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन आएगा उसमें भी होमवर्क के लिए सम्स दिए हुए हैं, प्लीज डू देम।